नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज 25 जुलाई 2022 है, दिन है मंडे। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हमारे टेबल पर है 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में। दोस्तों हमने करंट अफेयर्स के वीडियो में भी आज सुबह डिस्कशन किया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। राइट, आई एम श्योर आपने वो करंट अफेयर्स वाला वीडियो जो है वो देख लिया होगा। तो ये है न्यूज़ आइटम। फैक्ट्स के बारे में बात करें तो 18,000 से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो दुनिया के लगभग 70 से भी ज़्यादा देशों में हमें देखने को मिले हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स मंकी पॉक्स। और रही बात हमारे देश भारत की, तो हमारे देश में 4 केसेस देखने को मिले हैं। तेलंगाना वाला केस जो है उसको ऐड कर दे तो 5 केसेस। तो अब हमारे देश में भी मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो देखने को मिलने लगे हैं। और चिंता का विषय ये भी है कि इसमें से एक व्यक्ति जो है, ये दिल्ली वाला जो एक केस है, 4th केस, तो उसमें ऐसा है कि उस व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे देश में गया था, ऐसा कुछ। राइट, ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और इस व्यक्ति को हुआ है मंकी पॉक्स। तो ये चिंता का विषय है। अब रही बात मंकी पॉक्स को रोकने के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजीज़ की, तो हमने कोविड-19 से बहुत सारे टफ लेसन सीखे हैं। राइट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले हमारे पास नहीं थी। आपको याद दिला दूं कि जब कोविड की शुरुआत हुई तो हमारे देश में पीपी किट्स जो हैं वो हम बनाते ही नहीं थे, सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे। राइट, लेकिन फिर सैनिटाइज़र और पीपी किट्स और ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो गया और कितनी सारी चीज़ें हमने सीखी। राइट, कोविड के टाइम पर तो वो सारी चीज़ें जो हमने सीखी, वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का मौका जो है वो आ गया है। और हमें एक विल पावर के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है। अच्छी बात यह है कि मंकी पॉक्स जो है ये कोविड की तरह ट्रांसमिसिबल नहीं, ये ट्रांसमिसिबल है। एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में ये फैलने लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस स्पीड से कोविड-19 फैल रहा था वही स्पीड से मंकी पॉक्स जो है वो फैलेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि मंकी पॉक्स जो है वो लेस ट्रांसमिसिबल है बट इट इज़ लेस ट्रांसमिसिबल, रिमेंबर। राइट, और इसके जो इन्फेक्शन का जो इसका स्टेज है ना, वो जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं उस टाइम पर ये इन्फेक्शियस हो जाता है। तो दिस इज़ द थिंग कि अगर आपको, वैसे से आपको, आई मीन टू से, कि किसी व्यक्ति को अगर मंकी पॉक्स जो है, तो स्टार्टिंग में जो एक फेज होता है, फिर उसको जब उसके सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं उसके बॉडी पर, तो उस टाइम पर ये इन्फेक्शियस हो जाता है। तो इन दैट सेंस अगर देखा जाए तो कोविड के हिसाब, मीन्स कोविड जितना ख़तरनाक नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन। राइट, और अब हमें प्रिवेंशन के ऊपर ऑफ कोर्स फोकस करना है। लेकिन प्रिवेंशन जो है वो, जो कोविड के टाइम पर पूरी दुनिया ने जो गलतियाँ की थी वो सारी गलतियाँ नहीं, जैसे कि लॉकडाउन नहीं, राइट, मूवमेंट पर कर्ब्स, ये सारी चीज़ें। प्रिवेंशन विल बी मोर लाइक कि आप कितना सर्वेलेंस करते हैं डिजीज़ का, कम्युनिटी में कितना ये डिज़ीज़ जो है वो फैलने लगा है, कहाँ पर फैल रहा है, कांटेक्ट में आए जो लोग हैं, कांटेक्ट ट्रेसिंग, ये सारी चीज़ें, आरटीपीसीआर टेस्ट। राइट, तो ये सारी चीज़ें। और सबसे पहले तो हमारे जो मेडिकल वर्कर्स हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको हमें सिक्योर करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन ये है कि क्या मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन है? द आंसर इज़ यस। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है ना, यही वैक्सीन अगर किसी व्यक्ति को दी जाए, ऐसे लेट्स से मेडिकल वर्कर को, तो उनको बहुत सारे ऐसे जो मंकी पॉक्स और इस प्रकार के जो अलग अलग वायरसेस हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो मंकी पॉक्स के खिलाफ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? वी नीड टू प्रोड्यूस मोर वैक्सीन फॉर दिस स्मॉल पॉक्स। राइट, मंकी पॉक्स को ट्रीट करने के लिए जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। यूएसए ने ऑलरेडी 7 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे दिया है। और आने वाले समय में अब देखिए, यूएसए के बहुत सारे ऐसे अलग अलग राज्यों में ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन की शॉर्टेज है। राइट, तो व्हाट वी नीड इज़ वी नीड टू
कि यूएसए ने अगर स्टार्टिंग कर दी है, दैट मीन्स अब यूके और दूसरे देश जो हैं वो भी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में इसकी वैक्सीन का ऑर्डर करेंगे। और अगेन यहाँ पर जो इकोनॉमी का वो सिद्धांत है वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है कि किसी चीज़ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा अप जाएगी तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, राइट। तो इसकी डिमांड जो है वो आने वाले समय में बढ़ने वाली है, तो वी नीड टू स्टार्ट प्रोडक्शन। यही चीज़ हमें बेस्ट करनी है, प्रोडक्शन करना है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, और उसके बाद जो भी लोग हैं तो उनको वैक्सीनेट करने के बारे में हमें कुछ स्ट्रेटेजी जो है बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी से हमारा जो व्हील है वो मोशन में आ जाना चाहिए। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राइट, यू नो दिस पर्सन वेरी वेल, एंटोनियो गुटरेस, और ये टर्की के प्रेसिडेंट हैं। और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राइट, ये दोनों व्यक्ति, और पीछे थोड़ा आप फ्लैग ऑब्जर्व करेंगे, राइट, यू विल फाइंड ये वाला फ्लैग देखिए, यूक्रेन, ये वाला फ्लैग रशिया का फ्लैग है, ये टर्की का फ्लैग है, राइट, एंड देन हियर यू कैन सी यूनाइटेड नेशन का फ्लैग। तो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक ग्रेन एक्सपोर्ट डील हुई है, राइट, ये सिर्फ ग्रेन को लेकर है, राइट, ग्रेन एक्सपोर्ट डील, और ये यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने मिलकर इस डील को कंप्लीट किया है। तो ये अपने आप में पहला डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है जब से ये युद्ध की शुरुआत हुई है, उसके बाद पहली कोई सफलता मिली है। तो इट इज़ अबाउट दिस थिंग, ग्रेन एक्सपोर्ट डील। अब हम सब जानते हैं, हमने कई बार इस आंकड़े को भी डिस्कस किया है कि दुनिया का 25% जितना वीट, दुनिया का 25% जितना वीट जो है ये दो देश रशिया और यूक्रेन मिलकर पैदा करते हैं। और आज दुनिया के अलग अलग देशों में हमें एक ग्लोबल इमरजेंसी नज़र आ रही है, फूड शॉर्टेजेस हैं, राइट, क्योंकि वीट और वीट के अलावा दूसरी चीज़ें, ऑयल और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा, और इसके अलावा युद्ध की वजह से बहुत सारा डिस्ट्रप्शन हुआ। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हो चुका है ग्लोबल इमरजेंसी का, फूड शॉर्टेज का। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या कहता है कि 47 मिलियन लोग जो हैं दे हैव मूव्ड इनटू एक्यूट हंगर। अब उनको भूखमरी का सामना जो है वो कर रहे हैं 47 मिलियन लोग। अब ये जो नई डील है, इस डील में क्या होगा कि जो ग्रेन की जो शिप्स हैं, बड़े बड़े जहाज़ जो हैं ग्रेन के भरे, तो ये बॉस्फोरस स्ट्रेट से होकर ग्लोबल मार्केट तक पहुंचेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, बॉस्फोरस स्ट्रेट। आपको ईजिली ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है, तो ये आपकी स्क्रीन पर है, पर स्क्रीन पर कहाँ पर मीन्स कौन से देश में, तो ये देखिए टर्की, ये देखिए ब्लैक सी, यू नो ब्लैक सी वेरी वेल, राइट। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लंबे समय से ये यूक्रेन वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया, यूक्रेन रशिया वाला जियोग्राफी भी इसकी डिस्कस की है, राइट। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, 5, 10, 15 नए स्टूडेंट्स, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ों को डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर जियोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आपके लिए ये रिवीजन है। तो ब्लैक सी, ये वाला पोर्शन जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ क्राइमिया या फिर क्रीमिया, जो भी आप कहें। ये टर्की है, टर्की का कैपिटल अंकारा, टर्की का एक बहुत ही फेमस सिटी इस्तांबुल यहाँ पर है। तो ये रहा बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये वाला। और यहाँ पर आप देखिए कि ब्लैक सी से यहाँ से होकर फिर आप सी ऑफ मारमारा, और फिर यहाँ से आप मेडिटेरेनियन पहुँच जाते हैं, और फिर दुनिया के किसी भी दूसरे लोकेशंस तक पहुँच सकते हैं वाया सी रूट। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको इस मैप में देखने को मिलेगा, बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट जो है उसका नाम क्या है, मलाका स्ट्रेट, या फिर आपको दूसरे ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, राइट। मलाका स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, दूसरे भी हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, राइट। देयर आर सो मेनी, बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि सी ऑफ मारमारा और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाला कोई स्ट्रेट है तो उसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और यहाँ पर कौन सा सिटी है, तो इस्तांबुल सिटी, ओके। दूसरी एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कहते हैं कि
ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, उसके इस तरफ यूरोप की शुरुआत होती है और उसके इस तरफ एशिया की शुरुआत होती है। और टर्की एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको मिक्स यूरोप और एशिया का जो फ्लेवर है, जो कल्चर है, ये दोनों यहाँ पर आपको एक एक मिक्सचर में देखने को मिलेंगे। एंड आई नो फ्यू पीपल राइट फ्रॉम टर्की, मेरे क्लासमेट्स थे, तो आई नो देयर कल्चर अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत उनसे सीखा जाना, तो आपको पता चलेगा कि उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमसे मिलती हैं, लाइक एशियन कल्चर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनकी यूरोपियन भी लगती हैं। और अब टर्की के लोगों को मिलेंगे, देन यू विल फाइंड दिस थिंग कि उनके अंदर ये दोनों, उनका कल्चर जो है इट्स मिक्स ऑफ बोथ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कल्चर है टर्की का। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है उसका एक दूसरा जो एक इम्पोर्टेंस है वो ये भी है कि वो एक प्रकार से एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूरोप और एशिया मिलता है। ठीक है, तो ग्रेन के साथ साथ रशिया का जो फर्टिलाइज़र है वो भी ग्लोबल मार्केट में पहुँचेगा। और देखिए, अभी वॉर के फ्रंट में कोई अपग्रेड नहीं हुई है, वॉर तो चलता ही जाएगा अभी। चलो, अच्छी बात है कि ये पहला स्टेप है कि ग्रेन को लेकर एक डील हुई। हो सकता है इस डील के बाद धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट आए, वॉर में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, इन सेंस के वॉर जो है वो शायद स्लो डाउन हो जाए, रुक जाए, लेट्स होप। लेकिन कोई भी यहाँ पर मिसकैलकुलेशन होगा, कोई भी यहाँ पर इश्यू होगा इस ग्रेन डील को लेकर, तो इससे ये पूरी डील जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक है, रिस्क है, लेकिन रिस्क तो हर जगह पर है, रिस्क की वजह से थोड़ी बैठ जाएंगे। तो चलो, ये एक अच्छा स्टेप लिया। भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा, भारत को फर्टिलाइज़र मिलेगा, यूरिया एक्सेट्रा, जो चीज़ें हम रशिया से मंगवाते हैं वो हमें मिलेगी। लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, ऐसा नहीं कि कल से ही सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएगी, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। एडिबल ऑयल की प्राइस कितनी बढ़ चुकी थी, वी नो राइट। हम जो 23 मेट्रिक टन कंज्यूम करते थे उसमें से 14 मेट्रिक टन जो है वो तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो यू कैन इमेजिन हम हेविली डिपेंडेंट हैं इन सारे देशों पर। और सनफ्लावर ऑयल तो लगभग हम यूक्रेन और रशिया से ही मंगवाते हैं, ज़्यादातर, मैक्सिमम, लायन शेयर 80-90% जितना। तो होपफुली उसकी सप्लाई जो है वो भी इंडिया की तरफ ईजी होगी, थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो प्राइसेस जो है वो थोड़ी कंट्रोल में आएगी, विच विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। राइट 2017 में हमारे देश की जो एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दिया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है राइट टू बी फॉरगॉटन। जस्टिस एस के कौल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं भूलता, और इंटरनेट लोगों को भूलने भी नहीं देता। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि ह्यूमंस फॉरगेट, द इंटरनेट डज नॉट एंड डज नॉट लेट ह्यूमंस फॉरगेट। वैसे पुराने ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था तब लोग जो हैं वो चीज़ों को इजीली भूल जाते थे, लेकिन इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग जो हैं वो उसको मीन्स हमेशा वो एवरग्रीन ही रहता है वो टॉपिक, किसी चीज़ को, कोई भी टॉपिक हो, राइट। वो भले ही क्वांटिटी बड़ी छोटी हो, लेकिन कुछ हो गया और वो फिर से ट्रेंडिंग में आ सकता है। अब राइट टू प्राइवेसी जो है उसका ही एक पार्ट है कि मेरा आपका जो डेटा है वो डेटा हम कंट्रोल कर सके। अगर मुझे नहीं पसंद है कि मेरी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ना रहें, तो मैं कह सकता हूँ, कंपनीज को कह सकता हूँ कि भाई ये सारा डेटा जो है मेरा हटा दीजिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन रहें। राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पर्सनल डेटा, मेरा जो पर्सनल डेटा है उस पर कंट्रोल करने का जो अधिकार है वो भी मेरा है। टू बी एबल टू कंट्रोल हिज और हर लाइफ विदाउट ऑल्सो एंड बेग योर पार्डन, to be able to control his or her life would also encompass the right to control his or her existence on the internet। कि मेरा जो एक अधिकार है जीवन जीने का, जो राइट टू प्राइवेसी भी अधिकार है मेरा, और इसी राइट टू प्राइवेसी में जो मेरा पर्सनल डेटा है उसका कंट्रोल भी मेरे पास रहे,
और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो इंटरनेट पर ना रहे तो वो भी मेरा एक अधिकार है। The judgment has promoted petitions seeking removal of information in exercise of the right to be left alone। कि बहुत सारे ऐसे कोर्ट के पास ऐसे petitions गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो गए हैं और कहा है कि राइट टू बी लेफ्ट अलोन के तहत उनको उनका जो डेटा है, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट से हटा दी जाए। और कुछ केसेस में कोर्ट्स ने कुछ जजमेंट भी दिए हैं। अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है राइट, जिसकी वजह से अब प्राइवेसी की जो बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी ब्लर हो चुके हैं राइट। अब नियरली इम्पॉसिबल सा हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, अब आपका डेटा जो है वो कितने लोगों के पास कहाँ कहाँ पर होगा उसको ढूंढना, इट्स अ वेरी आर्डियस टास्क, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क ये बन चुकी है। और ये यूरोपियन यूनियन ने 2014 में ये चीज़ उन्होंने लेकर आई, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू इरेजर इसको कहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन इसको लेकर आया और हमारे देश में जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसके तहत भी ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई है कि हम हमारा डेटा जो है वो इंटरनेट से हटवाने पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति ने लेट्स से कोई मर्डर किया है, अब मर्डर किया है तो इस व्यक्ति के नाम पर लेट्स से XYZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एक्सेट्रा जो भी उसका केस होगा, फिर ये व्यक्ति आकर कहे कि भाई मेरा नाम जो है वो, मेरा केस जो है वो अब मैं सज़ा काट रहा हूँ या सज़ा काट ली है व्हाटएवर, तो मेरा ये पूरा केस जो है वो इंटरनेट से हटा दिया जाए, मेरा नाम बदनाम हो रहा है इसमें, या फिर मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। तो इसमें भी अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको थोड़ा समझने की और इसको लेकर गाइडलाइंस इश्यू करने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें होगी कि जहाँ पर लोग कहेंगे कि हमें भूल जाइए, इंटरनेट से हमें हटा दीजिए, तो उसमें हटाना पड़ेगा उनको। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसमें ऐसा नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर केस है राइट, अगर कोई केस है तो केस से लोग सीखते हैं, चीज़ें सीखते हैं, स्टूडेंट्स सीखते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स और पूरी दुनिया के लॉ के स्टूडेंट्स भी केस को रेफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे मामले में राइट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है। फिर बेल को लेकर एक आर्टिकल है राइट, बेल के बारे में इससे पहले भी हमने बात की थी। आज बहुत ही क्विकली हम बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर से कुछ कोर्ट्स पर नाराज़ हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल समाजवादी पार्टी के लीडर हैं आज़म खान, तो उन पर एक लैंड ग्रैबिंग का केस है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल ग्रांट की और इसमें यह कहा कि ये जो व्यक्ति हैं ये 13.842 हेक्टर की जो ज़मीन है, तो इस ज़मीन की मेजरिंग, वॉलिंग और बार्ब वायर फेंसिंग ये सारी चीज़ें हो जाए तो बेल जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो बेल को लेकर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कानून से भाग नहीं जाएंगे, अगर आपको बेल दी गई तो आप एविडेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, आप विटनेसेस को मारेंगे धमकाएंगे नहीं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, अगर ऐसे ही मीन्स कोर्ट को लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होगी, मीन्स एविडेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी एक्सेट्रा, तो फिर बेल दे दो, कोई इश्यू नहीं है राइट। जब केस फाइनलाइज हो जाएगा, जजमेंट आ जाएगा और पता चलेगा कि ये व्यक्ति गुनहगार हैं, तो फिर उसको फिर उस टाइम पर सज़ा दी जाएगी। फिर जस्ट इमेजिन कि 3 साल तक केस चलता रहे और 3 साल तक वो व्यक्ति जेल में रहे और फिर पता चले कि नहीं ये तो बेकसूर है, तो फिर वो 3 साल थोड़ी कोर्ट लौटा पाएगी। तो बेल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट राइट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर बेल हासिल करने के लिए अलग अलग कंडीशंस रखी जाएं, जैसे कि कम्युनिटी सर्विस या फिर विक्टिम से माफ़ी मांगनी। अब सज़ा मीन्स जजमेंट तक नहीं पहुँचे और उससे पहले आप कैसे माफ़ी मंगवा सकते हैं। फिर महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी के चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। एक मोलेस्टेशन केस में तो ऐसा हुआ कि जो मोलेस्टर था उसको ये कहा गया कि आप उस विक्टिम के घर जाइए और विक्टिम जो है वो फिर आपको राखी बांधेगी। मीन्स किसको पसंद आएगा कि किसी एक व्यक्ति ने उसको मोलेस्ट किया है, केस चल रहा है और फिर बेल के लिए वो फिर वो व्यक्ति उस विक्टिम के पास जाए राइट। तो ऐसा
ऐसे ऐसे केसेस जो हैं वो कोर्ट के सामने आए हैं, मीन्स कोर्ट ने ऐसे बेल ग्रांट की है और इससे सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ भी हुआ है। तो लेट्स होप के जो एक स्टैंडर्डाइजेशन है तो उसको सारी कोर्ट्स टॉप से लेकर बॉटम तक सभी कोर्ट्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करें। लेट्स होप। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भारत जो है, भारत और दूसरे डेवलपिंग देश जो हैं वो कैसे रिसेंटली कुछ ऐसे टॉपिक्स पर हार गए और कैसे ये डेवलप देश जो हैं बाजी मार गए, इसके बारे में एक आर्टिकल जो है वो आज के द हिंदू में हमें पढ़ने को मिलता है। ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस आर अबाउट स्ट्राइकिंग बारगेन्स। जो ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस होते हैं ना वो बारगेन्स पर चलते हैं, राइट। उसमें कुछ चीज़ें आप जीतते हैं, कुछ चीज़ें आप हारते हैं। हाल ही में जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या हुआ, किसकी हार हुई, कौन जीता कौन हारा, इसके बारे में बात करेंगे। ट्रिप्स वेवर, वी टॉक्ड अबाउट ट्रिप्स, पहले भी हमने बात की थी, याद होगा कि अक्टूबर 2020 की बात है जब भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देश जो हैं उन्होंने ये प्रपोज़ल रखा। प्रपोज़ल ये था कि ये ट्रिप्स वेवर दिया जाए कोविड वैक्सीन और कोविड वैक्सीन कोविड के साथ जुड़ी हुई चीज़ों पर, ताकि डेवलपिंग देश जो हैं वो इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सके, राइट। पीपी किट आ गई उसमें, बहुत सारी चीज़ें। और जितने देशों ने इसको सपोर्ट किया, बहुत सारे नोबल लॉरेट्स, एकेडमिशियंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे पुराने एक्स प्राइम मिनिस्टर्स और जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल्स थे यूनाइटेड नेशंस के, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये ट्रिप्स वेवर जो है ये बराबर है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन डेवलप्ड देश, जर्मनी, यूके, जापान, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, इन सारे देशों ने इसका विरोध किया कि नहीं नहीं, वैक्सीन बनेगी तो वैक्सीन पर भी हम ही पैसे कमाएंगे, ऐसा। ये डेवलप देशों का स्टैंड ये था। काफ़ी सारे लोग नाराज़ हुए इससे और बहुत इनका एक विरोध भी हुआ कि इस प्रकार के भूखे हैं आपके, ऐसी महामारी के टाइम पर जो वैक्सीन है, तो वैक्सीन पे भी आप अगर पेटेंट कमाना चाहते हैं, पीपी किट्स और दूसरी चीज़ों में भी पेटेंट और पैसे कमाना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए। तो यूएसए ने एक बहुत ही ट्रिकी तरीके से, जून जुलाई 2021 की बात है, यूएसए ने अपना जो प्रपोज़ल है उसको थोड़ा सॉफ्ट किया। यूएसए ने कहा चलो वैक्सीन तक ठीक है, ट्रिप्स वेवर आपको देना है तो वैक्सीन पर दीजिए, दूसरी चीज़ों पर नहीं। तो थोड़ा बहुत अच्छा अपना इमेज करने की कोशिश जो है वो यूएसए ने यहाँ पर की। अब यहाँ पर एक इस आर्टिकल को मैंने कई बार पढ़ा और ख़ास करके ये कुछ लाइंस को तो मैंने कई बार पढ़ी आपके लिए। कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि पुश्ड इनटू अ कॉर्नर द यूरोपियन यूनियन अनलीज्ड इट्स मास्टर स्ट्रोक, कि जब यूरोपियन यूनियन के पास कोई रास्ता नहीं रहा तो फिर उसने एक मास्टर स्ट्रोक अनलीश किया। It made a counter proposal to undermine the proposal made by India and South Africa. This counter proposal provided a cosmetic simplification in certain procedural aspects of compulsory licensing in patent rules. तो यहाँ पर और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली यूरोपियन यूनियन ने क्या किया। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, कुछ जो कंपलसरी लाइसेंसिंग और उसके साथ जुड़े हुए कुछ रूल्स जो हैं, तो उसके कुछ प्रोसीजर्स जो हैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बारे में प्रपोजल रखा, बस इतना ही बताया है, उससे ज़्यादा नहीं। तो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या यूरोपियन यूनियन ने किया, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसने WTO रिफॉर्म, मीन्स ये वैक्सीन ट्रिप्स वेवर में क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि उसकी छवि सही रही, इमेज अच्छी हो गई, लेकिन जो देश है, गरीब देश है या फिर डेवलपिंग देश है, उसको कोई इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा कुछ उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक, ऐसी चाल चली, ऐसे कुछ टेक्निकल चीज़ें उन्होंने की कि लोगों को और दुनिया को लगे कि नहीं यूरोपियन यूनियन ने अच्छी बात की, लेकिन जेन्युइनली उन्होंने ट्रिप्स को ऐसा कोई ख़ास फेवर नहीं दिया। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर बताई है वो ये है कि दो ऐसे एरियाज़ हैं, एक है WTO रिफॉर्म्स और एनवायरमेंटल इश्यूज। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जीत हुई है ये नेगोशिएशंस में। WTO
के रिफॉर्म्स के नाम पर यूरोपियन यूनियन ने डब्ल्यूटीओ के आर्किटेक्चर में ही कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि अब प्राइवेट सेक्टर डब्ल्यूटीओ प्रोसेस में पार्ट ले सके। इस चीज़ को लेकर डब्ल्यूटीओ ने यूरोपियन यूनियन ने एक प्रपोजल रखा है, राइट, कि अब प्राइवेट सेक्टर पे इसमें पार्ट ले सके। और दूसरी चीज़ कि उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेड और एनवायरनमेंट को लेकर जो है नेगोशिएशंस जो हैं, तो इसमें भी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री जो चाहते थे तो उसके खिलाफ एक स्टैंड लिया है यूरोपियन यूनियन ने। रही बात इंडिया की, तो इंडिया को अब इसके जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हमें और शार्पली इसमें कुछ हमें सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ये जो 80 से भी ज़्यादा डेवलपिंग देश किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और उसका कोई मेंशन ही नहीं हुआ इस मिनिस्ट्रियल आउटकम में, इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में। और यहाँ पर फूड सिक्योरिटी जो भारत ने कहा कि देखिए फूड सिक्योरिटी के लिए हमें हमारे जो किसान हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग हमारे देश में रहते हैं, तो उनको खाने पीने की चीज़ें, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। तो इसके लिए हम हमारे गोडाउन में खाने पीने की चीज़ें जो हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा उसको स्टोर करेंगे, हम हमारे किसान को सपोर्ट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हमने रखे, लेकिन इनका कोई मेंशन नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस हैं तो उस पर टैक्स बढ़ाने की बात, तो इसमें भी इंडिया को कोई सफलता नहीं मिली। अब फिशरी सब्सिडीज़ जो हमारे जो नाविक हैं, हमारे जो फिशरमैन हैं, तो उनको जो सब्सिडी हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हमें 2 साल दिए गए हैं। अब 2 साल तक तो चलो ये चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद हमारे लिए इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू नेगोशिएट। तो डेवलपिंग देश जो हैं, ओवरऑल ये जो 12th मीटिंग हुई ना, इसमें डेवलपिंग देशों की अगर देखा जाए तो हार हुई है और डेवलप्ड देश जो हैं ये बाजी मार गए हैं। आई एम श्योर इस पर और आर्टिकल्स आएंगे और ज़्यादा गहराई में जाएंगे। ये आर्टिकल एक अच्छा कर्टेन रेजर है, सारी चीज़ें इसमें आपको क्लैरिफाई नहीं होगी, लेकिन आने वाले कुछ आर्टिकल्स में जब और डिटेल्स में जाएंगे तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि बड़े तौर पर बिग पिक्चर ये है कि डब्ल्यूटीओ में डेवलप्ड देशों की जीत हुई है, डेवलपिंग देशों की हार हुई है, राइट। ज़्यादा हैं डेवलपिंग देश, लेकिन फिर भी ये डेवलप्ड देश जो ताकतवर देश हैं वो बाजी मार गए हैं। फिर बात करते हैं राइस प्रोडक्शन के बारे में, राइट। दोस्तों, जितना राइस प्रोडक्शन जितने एरिया में होना चाहिए, खारिफ की बात करते हैं, खारिफ सीज़न की, तो 16.4% एरिया में कम प्लांटेशन हुआ है चावल का। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो क्षेत्र है ये पूरा बेल्ट, तो इसमें 44 से 59% कम बारिश हुई है। अब देखिए ये ऐसा रीजन है जहाँ पर गंगा नदी बहती है और पानी तो काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन बारिश कम होने की वजह से प्लांटेशन यहाँ पर कम हुआ मीन्स। तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है? द आंसर इज़ नो, इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और साउथ पेनिनसुला, सेंट्रल वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पर बारिश जो है वो काफ़ी अच्छी हुई, तो इसकी वजह से खारिफ ऑयल सीड्स, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स, कॉटन, इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा होगा। अब बारिश कम होने की वजह से जो पैडी है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है पहले नर्सरी में और नर्सरी से फिर खेत में, तो ये डिले होगा। और इस डिले की वजह से अब जब थोड़ी बहुत बारिश होगी या फिर जब जो अभी फ्रेश नर्सरी सोइंग की है, अब वो जो पौधे हैं वो धीरे धीरे अब बड़े हो गए, राइट। तो अब उनको खेती में ट्रांसप्लांट करने की जब बारी आएगी तो उतने सारे प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो पर एकड़ ग्रेन जो है प्रोडक्शन कम होगा। तो राइस का वीट की तरह नहीं है, राइस जो है एक ऐसा क्रॉप है जो हम खारिफ और राबी दोनों सीज़न में उगाते हैं, तो वीट की तरह इसमें शॉर्टेज नहीं आएगी। और सरकार के पास गोदाम में 3.5 गुना ज़्यादा इसका स्टॉक भी है, तो शॉर्टेज तो नहीं आएगी वीट राइस में, राइस के
स्टॉक में, और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा कोई अप नहीं जाएगी एज़ फार एज वी नो। लेकिन वी नो दिस थिंग के पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना के किसान जो हैं, तो उनके पास फ्री पावर इलेक्ट्रिसिटी सरकार प्रोवाइड करती है, और उनके बोरवेल्स और ये सारी चीज़ों की वजह से वो अपना जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल करते हैं। वो बात अलग है कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करने की वजह से उनका वाटर टेबल जो है वो ड्राई होने लगा है। लेकिन अब प्रश्न ये भी उठता है कि बारिश अनइवन होने की वजह से अब ये जो गैंजेटिक बेल्ट के उत्तर प्रदेश और हमने देखा बिहार एक्सेट्रा, वेस्ट बंगाल, तो इन सारे क्षेत्रों में भी वहाँ की सरकारों को भी अब सिंचाई की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एज़ फार एज किसान की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके ऊपर एक इम्पैक्ट आ रही है। दूसरी तरफ ये भी एक इट्स ए catch-22 सिचुएशन है, कि डिलेमा है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और बोरवेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो ग्राउंड वाटर जो है उसको ख़त्म कर देंगे, और अगर ग्राउंड वाटर का एक्सेस नहीं देंगे, आप सिंचाई का एक्सेस नहीं देंगे, तो फिर प्रोडक्शन कम होगा। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं जब नेचर में गड़बड़ होती है तब, isn't it? And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, and I'm sure आज के इस लेक्चर से बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखी होगी. I'll see you soon with some more videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.